हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेक। सो स्टूडेंट, क्लास 12th अकाउंट के आज हम लोग रुक जाना नहीं के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आप लोग को हमारे नोट्स परचेस करने हैं तो उसको भी आप परचेस कर सकते हो, वो भी 29 रुपीज में। और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की भी लाइव क्लासेस जरूर लेके आएंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं रुक जाना नहीं की क्लास 12 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके अकाउंट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। तो जैसे कि सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है आपका अकाउंट जो है यानी कि लेखा शास्त्र जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो एक भाग में भी कुछ चैप्टर्स यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड सेकंड भाग में भी आपको कुछ यूनिट्स एंड चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पहले वाला भाग जो आपको देखने को मिल रहा है साझेदारी खाते, है ना। तो जिसकी पहली इकाई है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा। तो इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, वो आप लोग को कर लेना है। ऐसे करके मैं पूरे अकाउंट हिंदी मीडियम के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी कि साझेदारी की परिभाषा लिखिए। साझेदारी की परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को पहला क्वेश्चन इस वाली यूनिट में हो गया है कि साझेदारी की परिभाषा लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, जो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अब इसी यूनिट के हम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसी यूनिट से अगर हम लोग और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढें जो आपके एग्जाम के लिए आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है, तो वो हो सकते हैं आप लोगों के साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारों के अधिकार लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारों के अधिकार लिखिए। ये क्वेश्चन भी आप लोग को कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी इसी यूनिट में से मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा, तो ये इसका आंसर भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी वाली यूनिट में से अगर और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो हो सकता है आप लोगों का स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, यानी कि 12th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आप लोग देख सकते हो आया है और इस बार भी आने के इसके चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है, स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको इस वाली यूनिट में 3 क्वेश्चन बता दिए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अगली वाली यूनिट में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोग अगली वाली यूनिट पर आते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट आप लोग को देखने को मिल रही होगी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। तो जैसे कि आप लोग को पता है स्टूडेंट, यहां पर जो यूनिट 2 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2.1 एंड 2.2 में। तो 2.1 के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को बता दूंगा। तो 2.1 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इस वाली यूनिट में से बताऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका सेकंड वाला, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार लिखिए। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के प्रकार एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हो सकता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है, जिसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर आसानी से दिख रहा होगा, जिसको आप लोग को रीड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो वो मैं आपको बताऊंगा त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी कर लेना है। इससे आप लोग का होगा क्या स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। अगर मान लो आपसे सिर्फ त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में आशय पूछा है, मतलब पूछा है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, और अगर डिफरेंस पूछा है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम बात ही नहीं है। मतलब अगर त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात का अगर आपसे आशय पूछें, अर्थ पूछें, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर डिफरेंस पूछें तो ये तो आप लिख ही दोगे, इसमें अर्थ तो दिख ही रहा है, और 2 पॉइंट्स आप लोग को 3 पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस वाली यूनिट में से कर लेना है। सो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वाली यूनिट्स पर जाते हैं। नेक्स्ट वाली यूनिट्स में जाने से पहले हम लोग कुछ इसके ख्याति के भी हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो उसमें से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स
ख्याति के प्रकृति लिखिए, है ना। ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल, आपको ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, जिसके 3 पॉइंट आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो 3 ही पॉइंट आपको पढ़ना है और आपके एग्जाम में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि में अंतर, ये वाला क्वेश्चन भी यानी कि एक प्रकार से विधि नहीं सॉरी औसत लाभ और अधिलाभ में अभी आपसे अंतर पूछा है, ठीक है ना। ये मेथड होती है गुडविल निकालने की, तो वैसे इनके ऊपर से भी क्वेश्चन में आया, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को देख लेना है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग 2.2 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड वाली यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब स्टूडेंट हम लोग 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इसका नाम है साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार के प्रवेश वाले यूनिट में से अगर हम लोग बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव लिखिए। तो नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव लिखिए। जैसे कि कोई भी फर्म में नया साझेदार इंटर करता है या फिर एडमिशन लेता है, तो उसके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन उसके ऊपर से बेस्ड है। तो इसके 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो चारों पॉइंट आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से एक ये हो सकता है आप लोग का कि जब नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाता है, तो यह किसको किस अनुपात में वितरित की जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को इस वाली यूनिट में से कर लेना है। इस वाली यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकले हैं, इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए जो आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट हम लोग इकाई 3 की बात करने वाले हैं अब, ठीक है। तो इकाई 3 बिल्कुल अलग है और इकाई 3 का नाम है भाई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति और मृत्यु वाला, ठीक है ना। अब ये यूनिट भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए बड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें से बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वाली यूनिट में से अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका सेकंड वाला हो सकता है, जो आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। साझेदारी की निवृत्ति व मृत्यु में अंतर लिखिए। तो इसके पूरे 4 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो ये चारों पॉइंट से आप लोग को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन इस वाली यूनिट में से हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसी वाली यूनिट की। तो इसी वाली यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आप लोगों को कर लेना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स इसी वाली यूनिट में से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है मृतक साझेदार के पूंजी खाते में जमा किए जाने वाले चालू वर्ष के लाभ की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। तो जो पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके पूंजी खाते में जमा किए जाने वाले चालू वर्ष का जो लाभ होता है उसकी गणना कैसे की जाती है, ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसको भी आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो इसके आप लोग के 2 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आप लोग को क्लियर कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले यूनिट में से तो नहीं है, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वाली यूनिट में से देखना है स्टूडेंट्स। अगली वाली यूनिट 4th वाली यूनिट है साझेदारी फर्म का विघटन वाली। तो इस वाली यूनिट में से एक छोटा क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर इस वाली यूनिट में से मैं आप लोग को बताऊं, तो पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है साझेदारी का विघटन से क्या आशय, यानी पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोग को इस वाली यूनिट में से कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग को दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, साझेदारी फर्म का विघटन से क्या आशय, यानी कि साझेदारी के विघटन अलग है और साझेदारी फर्म का विघटन अलग है, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी वाली यूनिट में से मैं आप लोग को बताऊं स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं न्यायालय के द्वारा फर्म के विघटन की परिस्थितियां लिखिए। तो न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन कैसे होता है, इसकी परिस्थितियां क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को स्टूडेंट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला आप लोग कर लेना है, साझेदारी के विघटन एवं फर्म के विघटन में क्या अंतर है। तो साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन क्या क्या होता है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। जिसके हमने आज तो देख ही लिया है, लेकिन अगर अंतर में आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम लोग एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो वो हो सकता है आपका वसूली खाता किसे कहते हैं, 10वां वाला क्वेश्चन। तो ये वसूली खाता किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमें मिलेगा नेक्स्ट वाली यूनिट में, तो हमने एक भाग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लिए हैं, अब हम लोग भाग 2 पर आ चुके हैं। भाग 2 के कुछ यूनिट्स के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो भाग 2 की जो पहली वाली यूनिट है अंश पूंजी के लिए लेखांकन, तो ये वाली यूनिट
जो है भाई पूरी 16 मार्क्स की होती है, तो इसमें से बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं, तो आपको दोनों ही देख लेना है। इसमें से अगर मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपका हो सकता है अंश की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अंश की परिभाषा लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आया है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी जरूर कर लेना है। और आगे क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका हो सकता है संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी क्या होती है, तो 10वें नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है, संचित पूंजी और आरक्षित पूंजी क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी चैप्टर में से हम लोग बात करें तो वो होएगा आप लोग का ये वाला, आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स, अवशिष्ट याचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके कुछ बड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे जो 4 मार्क्स के लिए आप लोग के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, तो उसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को स्टूडेंट बताऊं तो वो आपका हो सकता है साधारण अंश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर। तो साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आप लोग रख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकृत पूंजी एवं निर्गमित पूंजी में डिफरेंस, ये क्वेश्चन भी बेस्ट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कर लेना है। आगे और क्वेश्चंस पे जाएं तो अंश तथा स्कंद में क्या अंतर होता है, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग कर लेना, मतलब डिफरेंस तो आप लोग को करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो वो है निर्गमित पूंजी व चुकता पूंजी में क्या अंतर है, यानी निर्गमित पूंजी एंड चुकता पूंजी जो होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को स्टूडेंट कर लेना है, जिसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। आगे और क्वेश्चंस पर हम लोग जाते हैं। तो आगे और क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं तो ये अति अभिधान और अल्प अभिधान का डिफरेंस भी जरूर लिख लेना। अब मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि होता क्या है, डिफरेंस से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मान लो आ से पूछ लिया तो डिफरेंस में भी वो लिखा रहता है ऑलरेडी पहले से, तो इससे क्या होगा कि डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको, आशय भी पता चल जाएगा। और अगर विशेषता अगर मान लो आपने किसी की पढ़ी नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंस की जो चीजें हैं उसी को विशेषता बनाकर लिख सकते हो। मतलब इसके पास क्या होता है कि आपको लिखने के राइट्स मिल जाते हैं। तो अति अभिधान और अल्प अभिधान जो होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग भी है, लेकिन डिफरेंस से क्या होगा, इनसे आप इनकी मीनिंग भी पढ़ लोगे, इससे आपको डिफरेंस भी याद हो जाएगा, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेंगे अंशों के हरण का प्रभाव लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये 4 नंबर के लिए बेस्ट है। तो अंशों के हरण का प्रभाव आप लोग को ये भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अंशों के हरण की प्रक्रिया लिखिए, यानी 31 वाला कर लेना है, अंशों के हरण की प्रक्रिया लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी बेस्ट है भाई कि अंशों का हरण कैसे कैसे किया जाता है, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप क्या है इसकी प्रक्रिया बताई गई है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में डिफरेंस। इस वाली यूनिट में से मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि ये वाली यूनिट जो है वो आपके अकाउंट में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मार्क्स वाली यूनिट से, इसलिए मैं इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं। तो इसमें से आपको 36 वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, अंशों का हरण तथा अंशों का समर्पण में अंतर लिखिए। तो इसी वाली यूनिट में से अगर और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरे को देखने को मिलते हैं तो उनको मैं आप लोग को बता सकता हूँ। तो जैसे कि देखो इस वाली यूनिट में से हमने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वाली यूनिट पर हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट वाली यूनिट जो आप लोग को सेकंड वाली यूनिट देखने को मिलेगी भाग 2 की, भाग 1 का होगा इसलिए। तो भाग 2 की सेकंड वाली यूनिट जो है आपकी ऋण पत्र का निर्गमन एवं मोचन, ठीक है ना। इस वाली यूनिट में से भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बन के देखने को तैयार हो जाएंगे। तो जिसमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही कर लेना है, ऋण पत्र का क्या है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी वाली यूनिट में से हम लोग देखेंगे तो वो आपका हो सकता है अशुद्ध ऋण पत्र क्या होता है भाई, 4th नंबर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाहक ऋण पत्र क्या होता है, ये तो पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वाला तो आप लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है भाई, वाहक ऋण पत्र क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन लोग इसके कुछ बिग्स मतलब बड़े क्वेश्चंस पर जाएं जिसको देखने की कोशिश करें, तो वो आप लोग के हो सकते हैं स्टूडेंट अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 वाला ये आप लोगों को कर लेना है। और इसी के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना, अंश पत्र है ना, सॉरी अंशधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है। ये 2 क्वेश्चन आपके डिफरेंस में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाली यूनिट पे हम लोग आते हैं
इकाई नंबर 3 भाग 2 की इकाई नंबर 3, जिसका नाम है भाई कंपनी के वित्तीय विवरण। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, इसलिए आप लोग को ये यूनिट भी अच्छी तरीके से देख लेनी है। और इस यूनिट में से बेस्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, क्योंकि इस वाली यूनिट में से अधिकतर थ्योरी ही आती है। तो थ्योरी के हिसाब से आप लोग को ये वाली यूनिट तो कर ही लेना है। इससे पहले जो यूनिट्स हम लोगों ने क्लियर करी है उसमें तो क्या है कि सवाल के ऑप्शंस भी रहते हैं, लेकिन अभी की जो नीचे वाली यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाली यूनिट हो गई, यहां से थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए थ्योरी को यहाँ पे इग्नोर आप लोग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। तो सबसे पहला में अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप लोग को देखने को बोलूं तो वो होगा आपका गैर चालू संपत्तियों में किन किन संपत्तियों को शामिल किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा संचालन चक्र से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेस्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, हो जाएगा आप लोगों से कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग कंपनी का चिट्ठा और फर्म के चिट्ठे में डिफरेंस। बेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको एक और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वो ये रहेगा आप लोग का वित्तीय विवरण की विशेषताएं लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आप लोग कर लेना, क्योंकि ये भी इसका एक बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए आप लोग को इसका भी एक क्वेश्चन कर लेना है वित्तीय विवरण का। नेक्स्ट वाली यूनिट पर हम लोग अब स्टूडेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट वाली यूनिट पर हम लोग अगर जाएंगे तो लेखांकन अनुपात नेक्स्ट वाली यूनिट बनती है। ये वाली यूनिट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो ये इसमें तो छोटा क्वेश्चन ही बनेगा, तो आप लोग को छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेना है। इसमें तो ज्यादातर रेशो की बात होती है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस वाली यूनिट में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग निकालें तो वो हो सकता है आप लोग का स्टूडेंट्स स्थिति विवरण से क्या आशय, यानी स्थिति विवरण अनुपात क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 वाला आप लोग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 नंबर बेस्ट क्वेश्चन है। चल अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चल संपत्तियां क्या होती हैं, क्वेश्चन नंबर 9। छोटे क्वेश्चन है इसलिए कर लो आप लोग। त्वरित अनुपात ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बारी यूनिट में ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुपात है जो बार बार पूछा जाता है। इसके रिलेटेड मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 11 तो आप लोगों को कर ही लेना है। त्वरित अनुपात क्या है। चल अनुपात और तरलता अनुपात में अंतर भी आप लोग कर सकते हो, डिफरेंस, ठीक है ना। 2 नंबर के हिसाब से 2 पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं। आगे और हम बढ़ते हैं तो आगे हम लोग कर सकते हैं एक आध और कोई सा क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें से तो बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो छोटा ही है, उसमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो 2 मार्क्स का। अब हम लोग बात करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण वाली यूनिट की इकाई नंबर 5। अब इसमें से तो 4 मार्क्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो वो आप लोग का थ्योरी में से ही बनेगा, ठीक है ना। थ्योरी में से बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहो, कि इसमें से ऐसा रहता है, इस वाली यूनिट में से थ्योरी आती है और अथवा में या तो सवाल आता है, या तो कभी कभी ऐसा हुई होता है कि थ्योरी के अथवा में भी थ्योरी ही आ जाती है। तो इस वाली यूनिट में से आप लोग को क्या है कि अधिकतर चांस है कि आपकी थ्योरी ही आती है भाई, ठीक है ना। लेकिन 4 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो 4 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन अगर आप लोग को देखना है तो वो हो सकता है कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण में डिफरेंस लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग को इसको तो कर ही लेना है। तो कोष प्रवाह विवरण व रोकड़ प्रवाह विवरण में क्या अंतर है, तो ये वाला क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताएं रोकड़ बहाव और रोकड़ बजट में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो हम बात कर सकते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने में गैर नकद तथा गैर संचालन मदों का समायोजन कैसे किया था। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को कर लेना है, जो आप लोग को देखने को मिलेगा। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आप लोग रीड कर लेना। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपके अकाउंटेंसी के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पूरे हो चुके हैं, और अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं उनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू।